हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग एक क्लास 12 का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशानी होता है। मेरे टाइम में भी थोड़ा परेशानी हुआ था मुझे। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात, वीडियो देखने के टाइम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेक्चर नोट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस जानने से आज इस लेक्चर में तो हम रिलेशंस के बारे में ही बात करेंगे। रिलेशंस जानने के लिए क्लास 11 का कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? देखिए, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए आपको कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है। ठीक है, देन the set of all the ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B is the Cartesian product of the set A and B and is denoted by A cross B। ठीक है, क्या कहा है? कोई भी दो एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर होगा, ऐसे जो ऑर्डर पेयर मतलब मान लीजिए ए बी दो ऑर्डर पेयर होगा, और उसमें से ए कहाँ से होना पड़ेगा? ए को, स्मॉल ए को बड़ा सेट जो ए जो सेट है उसमें से होना पड़ेगा, और बी को बी सेट में से होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला वाला एलिमेंट बी से आ गया और लास्ट वाला एलिमेंट ऐसे आ गया, ए सेट से आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको और ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर होना पड़ेगा। किस तरीके से? ए को ए से आना पड़ेगा और बी को बी से आना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए एक सेट है, ए सेट में क्या है, गया है 2 4 6 और बी में 1 2 है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर पेयर में मतलब पहला एलिमेंट ऐसे आना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट बी से आना पड़ेगा। ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं, वो सब एक्रॉस बी में आएगा। जैसे मान लीजिए अब मैं ए से 2 लिया तो बी से 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 2 1 2 2 हो गया। बी ए से 4 लिया, बी से 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 4 1 4 2 हो गया। ठीक है, ए से 6 ले सकता हूँ, 6 1 6 2 हो गया। ऐसा नहीं कि बी का एलिमेंट पहले लिख दिया, ए का एलिमेंट बाद में लिख दिया। इधर ए पहले, मतलब ए का एलिमेंट हमेशा पहले होना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद आता है मेरा रिलेशन का मेन डेफिनेशन। रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। इसमें भी दो सेट रहना पड़ेगा। ठीक है, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा। ठीक है, जितना भी सारा एलिमेंट होगा उसका कोई भी एक सबसेट, इस ये भी एक सबसेट है, ए क्रॉस भी एक सबसेट है, इसका कोई भी एक सबसेट एक रिलेशन कहलाता है, ए से बी तक। मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट अगर मैं ले लूँ, ए टू बी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट मैं ले लूँ, वही एक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का, ए टू बी बी तक कोई भी एक रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दो सेट लिया, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, अभी मैं दो रिलेशन लिया, मान लीजिए आर वन में ये एलिमेंट लिया मैं, 1 4 1 5 1 6। आपको बोला कि देखने के लिए कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। जैसे मैं इधर R2 लिया, दो रिलेशन लिया, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, R2 में क्या क्या लिया? 4 2 2 6 2 4। ठीक है, ये इसका जो अभी मैं ए क्रॉस बी अगर करूंगा तो इसमें जितना सारा एलिमेंट होगा वो सब ए क्रॉस बी में आएगा। ठीक है, इसलिए R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब R1 क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 4 2 जो है, ये जो 4 2 जो एलिमेंट है, इसमें जो 4 2 जो एलिमेंट होगा, इसमें से कभी 4 2 आ पाएगा क्या? ए क्रॉस बी करने से कभी 4 2 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 4 पहला एलिमेंट है और पहला एलिमेंट में ए में तो 4 है ही नहीं। पहला एलिमेंट हमेशा ए से आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 4 2 कभी ए में बिलोंग कर ही नहीं सकता है, मतलब R2 एक्रॉस बी का सबसेट नहीं हो सकता है, मतलब R2 इज नॉट ए रिलेशन। इसका मतलब वो R2 रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन का थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा। अभी और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है कि एक कोई भी एक रिलेशन में कितने सारा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है। रिलेशन में तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होगा, आप देखे होंगे रिलेशन में हमेशा ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है, सिंगल एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो कहा है कि कोई भी एक रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन होगा। इसमें थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर कितना होगा? लेट, देखिए इसको कैसे निकलते हैं। लेट ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए कोई ए बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ एम एन एन एलिमेंट्स। एम एन एलिमेंट मतलब उसमें ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है। ठीक है, देन
ए क्रॉस बी कॉन्सिस्ट ऑफ एम एन ऑर्डर पेयर्स, मतलब ए क्रॉस बी में अभी कितना ऑर्डर पेयर होगा, एम एन। कैसे, ये हम पहले जो एग्जांपल किया था उसमें से भी आप देख सकते। देखिए ए क्रॉस ए में अभी इसमें कितना एलिमेंट है, पहला जो एग्जांपल किया था उसमें 3 एलिमेंट है, इसमें बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी करने के बाद कितना आया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आया ना ए क्रॉस बी में। मतलब अगर ए में जितना भी एलिमेंट होगा, बी में जितना भी एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी में कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 3 × 2। ऐसे ही ए में अगर एम एलिमेंट हुआ, बी में अगर एन एलिमेंट हुआ, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, m × n, मतलब एम एन एलिमेंट होगा, वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है इसमें, ठीक है। तो मतलब देन अक्रॉस भी कंसिस्ट ऑफ एम एन ऑर्डर पेयर, मतलब इसमें कितना ऑर्डर पेयर होगा, एम एन। अभी एंड ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अक्रॉस बी। अभी रिलेशन कितना होता है, जितना मेरा अक्रॉस बी का सबसेट होगा, रिलेशन मतलब ही तो है सबसेट, अक्रॉस बी का सबसेट, रिलेशन का मतलब क्या है, अक्रॉस बी का सबसेट। अभी मेरा रिलेशन होगा कितना, जितना मेरा अक्रॉस बी का सबसेट होगा। और किसी भी एक सेट का सबसेट कितना होता है, उसमें जितने एलिमेंट है 2 to the power, वो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी अक्रॉस बी में एलिमेंट कितना है, एम एन। ठीक है, तो 2 to the power एम एन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 to the power एम एन। ठीक है, कोई भी रिलेशन में कितना, कोई भी दो सेट के बीच कितने रिलेशन में बना सकता हूँ, ए और बी अगर दो सेट दे दिया और दोनों सेट में कितने एलिमेंट है, एम एन एलिमेंट है बोल दिया मुझे, अगर बोल दिया दोनों सेट में एम एन एलिमेंट है, तो अगर ये पूछे कि ए टू बी तक मैं कितना रिलेशन बना सकता हूँ, तो क्या होगा, 2 to the power एम एन। ठीक है, इतना तक तो हो गया। इसके बाद आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन का डोमेन रहता है और रेंज रहता है, ये इसका मतलब क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या मतलब क्या है, डोमेन का मतलब क्या होगा, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द सेट ऑफ ऑल फास्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड द डोमेन। रिलेशन में क्या रहेगा, रिलेशन में सिर्फ ऑर्डर पेयर्स ही रहेगा। ठीक है, अभी ऑर्डर पेयर्स का जो फास्ट एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होता है ना, पहला और दूसरा, वो फास्ट जो एलिमेंट होगा, जितने भी फास्ट एलिमेंट होगा, वो सब का कलेक्शन क्या बोलता है, डोमेन। उसका सबका जितना भी ऑर्डर पेयर्स है, सारे ऑर्डर पेयर्स का पहला जो एलिमेंट होगा, उसका जो कलेक्शन होगा, वो सबको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, डोमेन को सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। जितना रिलेशन में ए बी, जितना भी ए बी होगा, मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर्स होगा, वो सबका पहला एलिमेंट, मतलब ए, पहला जो एलिमेंट, इसमें पहला एलिमेंट क्या है, ए है ना, मतलब पहला जितना भी एलिमेंट है वो सब डोमेन होगा। अभी डोमेन ऑफ आर क्या होता है, मतलब ए कहाँ से आएगा, हमेशा ए कहाँ से आता है, ए, ये जो ए हमेशा कहाँ से आता है, सेट, पहला सेट से, मतलब ये ऐसे, ये सेट ऐसे, मतलब डोमेन ऑफ आर हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ आर होता है, सबसेट ऑफ ए होता है, सॉरी। ठीक है, अभी उसके बाद आया रेंज। रेंज का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द रेंज। मतलब ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट में से जो सेकंड कंपोनेंट होगा, पहला कंपोनेंट को तो हम बोलेंगे डोमेन, दूसरा कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, और रेंज कहाँ से आता है, ये दूसरा कंपोनेंट हमेशा कहाँ से आता है, बी से आता है, दूसरा जो सेट है उसपे, मतलब रेंज ऑफ बी आर इज हमेशा सबसेट ऑफ, ऑलवेज सबसेट ऑफ क्या, बी। और एक बात आता है कोडोमेन, और एक नेम आता है, उसका नाम होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या, किसको बोलते हैं, बी को। दूसरा जो सेट होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, बी को, मतलब दूसरा जो सेट है ए और बी में से बी को हमेशा क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, फिर आता है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन में क्या, हम क्या बोलते हैं, कोई भी एक रिलेशन है, मान लीजिए इनवर्स ऑफ ए रिलेशन को हम डिनोट ऐसे करते हैं, आर इनवर्स इक्वल टू बी है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर होगा, कोई भी एक रिलेशन में बहुत सारा ऑर्डर पेयर होगा, जितना भी ऑर्डर पेयर होगा उनका अगर मैं उल्टा कर दूं, तो जो रिलेशन आएगा वही होगा उस रिलेशन का इनवर्स। मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, समझाने से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू ए बी सी मान लीजिए, तो आर इक्वल टू, मान लीजिए ये एक मैं रिलेशन लिया ए क्रॉस बी। रिलेशन मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट होना पड़ेगा, तो मैं ए क्रॉस बी का एक सबसेट लिया आर, इसको ये मैं ऐसे डिनोट किया, 1 A 2 B 1 C 3 A। ठीक है, अभी ये आर का आर इनवर्स क्या होगा, जितना भी ऑर्डर पेयर है उसको मैं उल्टा कर दूंगा। ठीक है, 1 A को क्या लिखूंगा, A 1, 2 B को क्या लिखूंगा, B 2, 1 C को क्या लिखूंगा, C 1, 3 A को क्या लिखूंगा, A 3। ठीक है, हो गया आर इनवर्स, यही है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। और दूसरा एक टॉपिक आता है, वो होता है रिलेशन ऑन ए सेट। अभी इतना देर तक हम जितना भी पढ़ा रिलेशन के बारे में, उसमें क्या था, रिलेशन ऑन 2 सेट्स ए एंड बी। अभी अगर बोला कि रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट, मतलब एक ही सेट के ऊपर रिलेशन कैसे होता है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, वो सेट नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट रहना ही पड़ेगा। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब खुद से खुद में अगर रिलेशन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं,
और वो किसका सबसेट होगा, रिलेशन तो हमेशा किसका सबसेट होता है, अगर दो सेट के बीच में हुआ तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अभी एक ही सेट के बीच में हो मतलब ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। इस कॉल्ड द रिलेशन ऑन सेट है, मतलब एक सेट ए के ऊपर रिलेशन का मतलब क्या होता है, यही होता है कोई भी सबसेट जो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, कोई भी वो सबसेट जो ए क्रॉस ए का है, ए क्रॉस ए का सबसेट को ही हम रिलेशन ऑन सेट ए बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक ही सेट के ऊपर रिलेशन है। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब कितना टाइप का रिलेशन है। पहला तो है बॉयड, मतलब क्या है, ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा वो सबसे रिलेशन होगा। अभी देखिए फाई की कोई भी एक सेट, ये एक सेट है और कोई भी सेट का सबसेट फाई कोई भी सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो मतलब फाई एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, है ना। तो मतलब क्या होगा, फाई एक रिलेशन है, मतलब इसको हम क्या नाम देते हैं, बॉयड रिलेशन, मतलब एम्प्टी, बॉयड को और एक नाम देते हैं एम्प्टी, इसको एम्प्टी रिलेशन और नाल रिलेशन, नाल भी बोलते हैं, नाल रिलेशन भी बोल सकते हैं। और दूसरा टाइप का रिलेशन आता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये एक सेट है और ए क्रॉस ए भी खुद, कोई भी एक सेट खुद खुद का एक सबसेट होता है, ठीक है ना। कोई भी मान लीजिए ए एक सेट है तो ए का एक सबसेट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का सबसेट ए क्रॉस ए को भी हम कह सकते हैं, मतलब पूरा सेट को, पूरा रिलेशन को जब हम ले लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और एक आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए मतलब उसमें वही सारे एलिमेंट आएगा जो दोनों मतलब सेम होगा, ठीक है। ए से बिलोंग और सारा एलिमेंट का मतलब, मान लीजिए अभी ए एक सेट है, सेट ए सेट में किया गया है 1 2 3 है, 1 2 3 है, मतलब इसमें 1 1 2 2 3 3 सब आना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया। और एक बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कोई भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए पहले एक सेट, कम से कम एक सेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए, पहले तो हम लोग दो सेट के ऊपर बात किया था ए बी, अभी एक सेट के ऊपर बात कर रहे हैं ए क्रॉस ए मतलब ए ही, एक ही सेट के ऊपर रिलेशन बात कर रहे हैं, लेकिन एक सेट का होना, कम से कम एक सेट का होना बहुत जरूरी है, मतलब एक सेट सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब इस सेट का जितना भी, मतलब ए सेट का जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड होना ही पड़ेगा, मतलब वो आइडेंटिटी के जैसा। अभी फिर एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी, तो फिर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, इसमें भी 1 1 2 2 3 3 ये सब आना पड़ेगा, इसमें भी 1 1 2 2 3 3, मतलब जो जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन रहना पड़ेगा, आइडेंटिटी में भी खुद के साथ रिलेशन रहना पड़ेगा। तो इसमें से डिफरेंट क्या है, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंट क्या है। ये आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ यही चीज आना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा अगर मान लीजिए 1 3 आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ तीन एलिमेंट है, ए में अगर तीन एलिमेंट है मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में भी तीन ही एलिमेंट होना पड़ेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ये तीन तो रहना पड़ेगा ही, बाकी कुछ रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भी रह सकता है। जैसे ये मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्सिव A 1 2 3 है, अभी 1 1 2 2 3 3 तो है ही, 1 3 2 3 भी है, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिटी में ये दोनों होता, ये दोनों होता तो ये आइडेंटिटी नहीं होता, ठीक है। यही डिफरेंट है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच में। फिर आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में क्या रहता है, कोई भी एक रिलेशन में क्या रहता है, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स रहता है। अभी मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी, एक रिलेशन में ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी ऑर्डर पेयर का उसका उल्टा भी रहना पड़ेगा, मतलब बी ए भी रहना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। एक एग्जांपल देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अभी 1 2 3 एक रिलेशन, 1 2 3 4 मतलब एक रिलेशन में, रिलेशन क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, एक ही सेट के ऊपर रिलेशन डिपेंड कर रहा हूँ मतलब इसका सबसेट ही होगा, ठीक है। तो सबसेट R1 में एक रिलेशन ले लिया, मान लीजिए 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1, ठीक है। और दूसरा एक रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 3, ठीक है। अभी सिमेट्रिक होने के लिए मुझे क्या क्या मालूम है, ए बी अगर है मतलब कोई भी एक ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा भी उसी रिलेशन में रहना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए पहले का 1 3 है मेरे में तो 3 1 भी है, 1 4 है 4 1 भी है, 2 2 है 2 2 का उल्टा और क्या होगा, 2 2 ही होगा, वो तो है ही, ठीक है। 2 2 का तो देखने का जरूरत नहीं है। 1 3 है 3 1 है, 1 4 है 4 1 है, इसमें भी देखिए 1 1 है, मतलब 1 1 का तो उल्टा और क्या होगा, 1 1 होगा। 2 2 का उल्टा और क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 का उल्टा और क्या होगा, 3 3 होगा। लेकिन 1 3 है लेकिन 3 1 भी रहना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, लेकिन इसमें 3 1 नहीं है, मतलब मेरा R1 इज सिमेट्रिक बट R2 इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R2 बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, ठीक है।
सिमेट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आता है मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव बोलेंगे, इवन ओनली इफ, इसका मतलब होता है इवन ओनली इफ, आई डबल एफ का, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब एक ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में है और बी सी, देखिए ये लास्ट का एलिमेंट और इसका पहला का एलिमेंट दोनों सेम होना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी एक ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो ए सी मतलब इसका पहले का और इसका लास्ट का एलिमेंट भी आर में होना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देने से अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3, आर वन इक्वल टू 1 2 2 1। मान लीजिए ये दो ले लिया मैं, 1 2 मतलब ए बी और बी कुछ, मतलब ये इसका लास्ट का और इसका पहले का सेम होना पड़ेगा। अगर ऐसा दो है तो इसका पहले का और इसका लास्ट का रहना जरूरी है। तो इसका पहले का क्या मतलब, इसमें क्या रहना पड़ेगा, 1 1 रहना पड़ेगा, 1 1 है मेरा। और इसमें देखिए 2 3 और 3 2, इसका लास्ट और इसका पहले का सेम है, मतलब मेरा 2 2 रहना जरूरी है। मतलब मेरा R1 क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन R2 देखिए 1 3 है, 3 1 है, इसमें 1 1 रहना जरूरी है, लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि ए बी और बी कुछ है, मतलब इसके पहले का और लास्ट का अगर इक्वल हुआ तो पहले का और लास्ट का सेम होना पर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर भी इसमें रहना जरूरी है। 1 3 और 3 1 जब है तब 1 1 भी इसमें रहना चाहिए, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है, इसलिए 1 1 इसमें नहीं है, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। फिर और दूसरे और लास्ट टाइप का एक ये आता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इसको एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक। कब एंटीसिमेट्रिक बोलेंगे, इवन ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है और बी ए भी आर में है। सिमेट्रिक का मतलब क्या था, सिमेट्रिक का मतलब था ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में है। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए बी और बी ए दोनों आर में है। कब, अगर दोनों अगर आर में है मतलब दोनों इक्वल होना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये दूसरे तरीके से देखेंगे तो मतलब हुआ कि उसका सिमेट्रिक का उल्टा, एंटीसिमेट्रिक का बात हुआ, सिमेट्रिक का उल्टा। ए बी अगर आर में है और बी ए अगर आर में है, ए और बी दोनों इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ये सब चीज ही उसमें रहना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं रह सकता है, ठीक है। देखिए जैसे ये 1 2 3 में एक सेट लिया, इसमें 1 1 है, इसका उल्टा क्या होगा, अगर ए बी और बी ये दोनों अगर आर में है तो 1 1 इसका उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो दोनों इक्वल ही है, ए इक्वल टू बी भी है। फिर इसका उल्टा तो है ही नहीं। पहले तो मेरा ये कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड का कंडीशन मुझे फुलफिल करना पड़ेगा कि ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना पड़ेगा। उसके बाद मेरा ए और बी इक्वल है कि नहीं वो मैं बाद में देखूंगा। 2 3 है लेकिन 3 2 तो है ही नहीं, मतलब इसका मैं देखने का जरूरत ही नहीं है, ये एंटीसिमेट्रिक है। और 2 2 2 तो 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा और 2 इक्वल टू 2 ही है, मतलब ये R1 एंटीसिमेट्रिक है। लेकिन R2 में देखिए 1 1, तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, वो देखने का जरूरत नहीं है। 1 2 और 2 1 इसका उल्टा है, ए बी भी है और बी ए भी है, 1 2 भी है 2 1 है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये R2 एंटीसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रिलेशंस का आप लोगों का। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट है इज सेड टू बी रिलेशन। कब रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन को आर कोई भी एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कब बोलेंगे, जब वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या बोला था मैं पहले, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर उसमें 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 सारा उसमें रहना पड़ेगा। फॉर ऑल, इसका इसका इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट होगा उसका ए होना रहना पड़ेगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या बोला था, ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर अगर है, मतलब ये दोनों लास्ट का अगर सेम सेम कुछ है तो ऐसी भी उसमें रहना पड़ेगा। इसका पहला और इसका लास्ट जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी उस रिलेशन में रहना पड़ेगा। एक चीज इसमें गलती हो जाता है कि इसमें बहुत लोग गलती से एंटीसिमेट्रिक भी लिख देता है, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए एंटीसिमेट्रिक का रहना जरूरी नहीं है। एंटीसिमेट्रिक नहीं होने से, कोई भी एक रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होने से भी वो इक्विवेलेंस हो सकता है, ठीक है। उसमें सिर्फ 3 चीज ही चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये एक सेट दिया। मैं पहले ही बोल दिया था कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए पहले मुझे एक सेट का होना बहुत जरूरी है। आप ऊपर में से भी देख सकते हैं जितना भी हम रिलेशन डिफाइन किया है पहले एक सेट तो मैं लिया ही लिया,
एक सेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मान लीजिए एक रिलेशन, एक सेट और एक रिलेशन, रिलेशन तो डिफाइन होना पड़ेगा, नहीं तो क्या मैं क्या देखूंगा, ठीक है। रिलेशन क्या है, इसमें सेट तो दिया है 1 2 3 4 5, और रिलेशन मुझे क्या दिया, बहुत सारे। ये रिलेशन में क्या रहता है, रिलेशन में सर सिर्फ ऑर्डर पेयर्स रहता है। तो कहा है कि ये रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर पेयर रहेंगे ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये मॉड का मतलब मालूम होगा आप लोगों को, मतलब इसके अंदर अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव आया वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मतलब इसका कोई भी दो वो सारे ऑर्डर पेयर इसमें आएगा जिसका डिफरेंस लेने से, मतलब एक में से दूसरे को माइनस करने से, उसके बाद उसको मॉड लगाने से वो हमेशा इवन ही आएगा। तो अभी मुझे चेक करना है कि आर इज इक्विवेलेंस कैसे हुआ, ठीक है। फॉर एनी, मान लीजिए कोई भी एक में ए लिया, मतलब ये ए में से कोई भी एक एलिमेंट में लिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए को चेक करना होता है। तो रिलेशन में क्या है, ए कब होगा, जब ए माइनस ए इवन होगा। ए कब एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में, जब ए माइनस ए इवन होगा। तो ए माइनस ए जीरो होता है और जीरो हमेशा इवन होता है, मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो उसके बाद चेक करना है ए बी अगर है तो बी ए है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर ए बी है, ए बी अगर रिलेशन में है तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होना पड़ेगा। मान लिया कि मैं ए बी आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। और अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन हुआ तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी इवन होगा, क्योंकि ए माइनस बी को उल्टा देने से क्या होगा, वो माइनस होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन मॉड के अंदर हमेशा प्लस ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। मान लीजिए ए माइनस बी मेरा माइनस पूरा है तो बी माइनस से क्या होगा, फोर आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, अगर ये इवन हुआ तो ये भी इवन ही होगा। मॉड आपको मालूम होगा, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। मॉड का यही मीनिंग होता है कि उसके अंदर कुछ भी आए वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ए माइनस बी और बी माइनस है तो ए में तो एक ही डिपेंड होता है सिंबल का, और वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 5 - 3 क्या होगा, 2, और 3 - 5 क्या होगा, -5 -2, ठीक है। 2 और -2 वही चेंज होगा, लेकिन सिंबल का तो मुझे कुछ देखना है ही नहीं, क्योंकि सिंबल मेरा सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये मॉड से। तो मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए अगर इवन हुआ, ये कंडीशन से बी माइनस ए अगर इवन हुआ तो बी ए भी इसमें होगा। ए माइनस बी अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर इवन हुआ तो ए बी रिलेशन में है, और अगर बी माइनस ए इवन हुआ तो बी ए रिलेशन में होगा। तो ए बी रिलेशन में है इम्प्लाइज बी ए रिलेशन में है, मतलब आर ए सिमेट्रिक। उसके बाद मुझे ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा, ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो रिलेशन लेना पड़ेगा, रिलेशन का दो एलिमेंट, दो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक लिया मैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब मुझे देखना है ए सी, ए बी और बी सी अगर आर में बिलोंग करता है तो ए सी, ए और सी जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर में बिलोंग करता है कि नहीं, मतलब ए सी आर में कब बिलोंग करेगा, जब ए मॉड ऑफ ए माइनस सी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। हाँ, फिर ए बी अगर आर हुआ, ए बी ऑर्डर पेयर अगर आर में है, कब आर में कब होगा, जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा। बी सी आर में कब होगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी इवन होगा। अभी देखिए कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस इवन कब होता है, जब या तो दोनों इवन होगा और या तो दोनों ऑड होगा। ये आपको मालूम होना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल देके भी देख सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस, मतलब माइनस करने से, एक में से दूसरे को माइनस करने से वो इवन का पता है, जब या तो दोनों इवन होगा। मान लीजिए 4 - 2 क्या होगा, 2, और या फिर दोनों ऑड होगा। मान लीजिए 5 - 3 क्या होगा, इवन। लेकिन कभी भी एक ऑड एक इवन होने से वो नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा ये आया 2 - 3 - 2 क्या आएगा, 1। 5 - 3 क्या आएगा, फाइव में वो तो दोनों ऑड ले लिया। 5 - 4 मान लीजिए क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब एक ऑड एक इवन होने से कभी भी उसका माइनस करने से क्या इवन नहीं आ सकता है, वो हमेशा ऑड आएगा। तो मतलब ए माइनस बी अगर इवन हुआ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन हुआ तो ए बी या तो दोनों ऑड होगा या फिर दोनों इवन होगा। इसमें भी बी सी इवन हुआ, मतलब बी सी या तो दोनों इवन होगा या तो दोनों ऑड होगा, ठीक है। अभी देखिए पहला मैं केस 1 ले लिया, एक केस ले लिया कि बी को मैं इवन मान लिया। अगर बी इवन हुआ, बी अगर इवन हुआ तो ए भी इवन होना पड़ेगा। इसमें बी अगर इवन हुआ तो सी भी इवन होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहा था कि या तो बी सी दोनों इवन होगा और ऑड होगा, या फिर ए बी दोनों इवन होगा और ऑड होगा। आगे अभी अगर बी अगर इवन हुआ तो ए भी ऑड बी इवन होगा और सी भी इवन होगा, ठीक है। तो ए सी दोनों क्या हो जाएगा, इफ बी इज इवन देन ए सी बोथ इवन, देन मॉड ऑफ ए माइनस सी दो इवन नंबर का डिफरेंस करने से क्या होता है, इवन ही होता है। तो मतलब ए सी कहाँ रहेगा, उसका डिफरेंस अगर इवन आया तो ऐसी कहाँ रहेगा, आर में रहेगा। और फिर देखिए इफ बी इज ऑड, बी अगर ऑड हुआ, सेम बात, बी अगर ऑड हुआ तो ए भी ऑड होगा, सी भी ऑड होगा, ठीक है। तो दो सेम फिर से दो ऑड नंबर का डिफरेंस करने से क्या होता है,
वो ऑड इवन ही होता है। दो ऑड नंबर का डिफरेंस करने से मतलब माइनस करने से, एक ऑड नंबर में से दूसरा ऑड नंबर को माइनस करने से क्या होता है, इवन आता है। मतलब क्या होगा, ऐसी वो रिलेशन आर में है, मतलब आर इज ट्रांजिटिव। मतलब कोई भी या बी इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, वो ऐसी उसमें बिलोंग कर ही रहा है आर में, मतलब ट्रांजिटिव है। और मुझे दिखाने को क्या था, आर इज इक्विवेलेंस, ये दिखाने को था। मतलब क्या हुआ, आर रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेरा ये जो आर है वो इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही खत्म हुआ। और इस लेक्चर में हम लोग वो रिलेशन का थ्योरी पार्ट को लगभग ख़त्म कर लिया। दूसरे लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।